नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। महाराष्ट्र में आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खारिज। स्थानीय चुनावों में 27% पिछड़ा वर्ग कोटा के लिए भेजी थी सिफारिश। अब बिना ओबीसी कोटे के ही होंगे सूबे में स्थानीय निकाय के चुनाव। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ैपोरिज़िया पर रूस का कब्जा। हमले के बाद परमाणु आपदा की जताई जा रही थी संभावना। यूक्रेन की कुल ऊर्जा जरूरतों का 40% हिस्सा पूरा करता है यह प्लांट। भारत सहित नेपाल और बांग्लादेश मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने पर राजी। भूटान के बगैर ही समझौते पर सहमत हुए तीनों देश। एग्रीमेंट को पूरी तरह लागू करने की चर्चा पर रहा सभी देशों का जोर। प्लास्टिक्स की रिसाइकलिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। सम्मेलन में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के तौर तरीकों पर रहा फोकस। मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान में तेजी आने के आसार। और चंद्रमा के बाहरी परिवेश में ऑर्गन 40 के वितरण का चेस 2 ने पता लगाया। इससे पहले अपोलो 17 ने किया था यह कारनामा। लूनर एटमॉस्फेयर एंड डस्ट एनवायरनमेंट एक्सप्लोरर को भी मिल चुकी है कामयाबी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की एक अंतरिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इसमें राज्य के स्थानीय निकायों के चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए 27% कोटा बहाल करने की सिफारिश की गई थी। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को इस अंतरिम रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही न करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को 27% ओबीसी कोटे को लागू किए बिना स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने को कहा है। अदालत का मानना है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट तार्किक नहीं है और इसे बिना किसी जांच पड़ताल और रिसर्च के तैयार किया गया है। साथ ही यह अदालत द्वारा पहले से तय मापदंडों को भी दरकिनार करती है, जिसके अनुसार ओबीसी के लिए स्थानीय निकायों में सीटें आरक्षित करने से पहले ट्रिपल टेस्ट पूरा किया जाना अनिवार्य है। दरअसल पिछले साल शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनावों पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इन चुनावों में 27% सीटें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी। साथ ही राज्य सरकार ने यह कोटा निर्धारित करने का निर्णय लेने से पहले अनिवार्य ट्रिपल टेस्ट का भी पालन नहीं किया था। बाद में अदालत ने राज्य सरकार के पास उपलब्ध डेटा को महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपने की बात भी कही थी। पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसी डेटा को आधार बनाकर अपनी अंतरिम रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे अब अदालत ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि इस अनिवार्य ट्रिपल टेस्ट को अदालत ने अपने पिछले निर्णयों में अपनाया था, जिसमें स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण देने के लिए 3 कसौटियां तय की गई थी। पहली कसौटी है राज्य के भीतर स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन जांच के लिए आयोग का निर्माण करना। दूसरी कसौटी है आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों में आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्धारित करना। तीसरी और अंतिम कसौटी है किसी भी मामले में आरक्षण की सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं होगी। गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोगों को राज्य में स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य सौंपा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के1 के तहत पंचायतों और अनुच्छेद 243 ZA के तहत नगर पालिकाओं के सभी चुनाव को कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। देश में माता पिता दोनों को समान अभिभावक का दर्जा देने का मुद्दा बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। दरअसल वर्तमान समय तक कुछ जरूरी दस्तावेजों में अभिभावक के रूप में पिता के नाम को माता के नाम के ऊपर तरजीह दी जाती रही है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर समय समय पर अनेक चर्चाएं, सिफारिशें और सुझाव भी देखने को मिले हैं। इस संबंध में पिछले साल सितंबर में मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी। इस याचिका में सभी जरूरी दस्तावेजों में पिता के नाम के साथ माता के नाम को भी शामिल करने की मांग की गई थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में
इस संबंध में पासपोर्ट और पैन कार्ड के नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इनमें बच्चे के अभिभावक के रूप में माता पिता दोनों को समान दर्जा देने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि 2016 में विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने के अपने नियमों में कुछ संशोधन किए थे। इसके बाद आवेदक पिता और माता दोनों का विवरण देने के बजाय माता पिता में से किसी एक का नाम दे सकते हैं। इसी तरह 2018 में आयकर नियम 1962 में भी संशोधन किया गया था, ताकि माता के सिंगल पेरेंट होने पर पिता के नाम की अनिवार्यता ना रह जाए। साथ ही अब पैन आवेदन के नए फॉर्म में पिता के साथ माता के नाम की भी जरूरत होती है, लेकिन अभी भी जब बात स्कूल प्रमाण पत्र और ऐसे ही अन्य दस्तावेजों की आती है, तो बच्चे के अभिभावक के रूप में माता पिता को बराबर दर्जा देने का मुद्दा महत्वहीन दिखाई देता है। आपको बता दें कि 1956 का हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट भी अभिभावक के रूप में पिता को वरीयता देता है। यह कानून पिता को हिंदू नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक मानता है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग की कस्टडी माता के पास रहती है। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत कानून में भी पिता को प्राकृतिक अभिभावक माना गया है, लेकिन जब तक बेटा 7 साल की उम्र पूरी नहीं कर लेता और बेटी प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक उनकी कस्टडी माता के पास बनी रहती है। हालांकि वर्ष 1999 में गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक मामले में हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन अदालत का निर्णय माता पिता दोनों को समान अभिभावक के रूप में मान्यता देने में विफल रहा। बता दें कि भारतीय विधि आयोग ने भी अपनी एक रिपोर्ट में माता पिता दोनों को प्राकृतिक अभिभावक के रूप में मान्यता देने की सिफारिश की थी। हाल ही में एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार में भूमिगत जल प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस आयोग द्वारा एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद जारी किया गया है। आपको बता दें कि यह मीडिया रिपोर्ट बिहार के हालिया आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के लगभग 31 जिलों का भूमिगत जल आर्सेनिक, फ्लोराइड और अत्यधिक आयरन से दूषित है। भूमिगत जल में इनकी मौजूदगी से यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं और उन्हें लीवर और किडनी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के लगभग 30,000 ग्रामीण वार्डों का भूमिगत जल रासायनिक रूप से दूषित है। इनमें गंगा के किनारे स्थित 14 जिलों के ग्रामीण वार्ड आर्सेनिक प्रदूषण से और 11 जिलों के ग्रामीण वार्ड फ्लोराइड प्रदूषण से प्रभावित हैं। इसके अलावा कोसी बेसिन के लगभग 9 जिलों के भूमिगत जल में अत्यधिक लोहे की उपस्थिति दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना है और राज्य सरकार को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। बता दें कि राज्य सरकार को अपनी इस रिपोर्ट में इन जिलों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किए गए उपायों और हर घर जल नल योजना के कार्यान्वयन की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा आयोग ने राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भूमिगत जल की रैंडम सैंपलिंग पर भी रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि आर्सेनिक अत्यधिक विषाक्त रसायन होता है। पेयजल एवं भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले जल में इसकी मौजूदगी से कैंसर, त्वचा रोग, हृदय रोग और मधुमेह हो सकता है, जबकि अत्यधिक फ्लोराइड युक्त जल के उपभोग से डेंटल फ्लोरोसिस तथा क्रिपलिंग स्केलेटन फ्लोरोसिस या अस्थि विकृति रोग हो सकता है। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की अधिकतम सीमा 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर और फ्लोराइड की अधिकतम सीमा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर है। हाल ही में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम से जुड़े एक संशोधन प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इस संशोधन के माध्यम से अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कुछ बदलाव किए जाएंगे। इसका मकसद कुछ खनिजों जैसे ग्लूकोनाइट, पोटाश, एमरल्ड, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स, एंडालुसाइट, सिलेमेनाइट और मॉलिब्डेनम के रॉयल्टी रेट्स को निर्धारित करना है। इस मंजूरी से इन सभी खनिजों के ब्लॉकों की नीलामी सुनिश्चित हो सकेगी और खनिजों का स्थानीय उत्पादन होने से अन्य देशों से इनके आयात में कमी आएगी। इनके आयात में कमी आने के चलते न केवल देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, बल्कि इन खनिजों की विदेशी निर्भरता भी कम होगी। इसके अलावा इससे खनन क्षेत्र के साथ साथ
विनिर्माण क्षेत्र भी मजबूत बन सकेगा, जिससे समाज के एक बड़े वर्ग के समावेशी विकास में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि खान मंत्रालय ने खदानों की नीलामी में भागीदारी को बढ़ाने के लिए उचित रॉयल्टी रेट्स का प्रस्ताव दिया है। इन रॉयल्टी रेट्स को केंद्र और राज्य सरकारों के अनेक मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श करके तय किया गया है। अब खान मंत्रालय इन खनिजों के औसत बिक्री मूल्य के कैलकुलेशन के लिए एक मेथड भी प्रदान करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि इन खनिजों के औसत बिक्री मूल्य और रॉयल्टी निर्धारित करने से नीलामी के लिए ब्लॉकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकेगी। गौरतलब है कि भारत में खनन क्षेत्र को विनियमित करने के लिए खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम को वर्ष 1957 में लाया गया था। यह अधिनियम परमाणु खनिजों और सेकेंडरी खनिजों को छोड़कर सभी खनिजों पर लागू होता है। यही अधिनियम भारत में खनन लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया और शर्तों का विवरण प्रदान करता है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन और यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा रिएक्टर पर कब्जा कर लिया है। रिएक्टर पर हुए रूसी हमले के बाद एक संभावित परमाणु आपदा और रेडिएशन फैलने की आशंका भी जताई जा रही थी। हालांकि हमले के कुछ समय बाद ही रिएक्टर परिसर की इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया और रिएक्टर की पावर यूनिट्स के इस इमारत से काफी दूर होने के कारण इन यूनिट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि यूक्रेन के एनरहोडर स्थित इस रिएक्टर का नाम ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है और यह नीपर नदी के तट पर स्थित है। यह यूक्रेन के सभी परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों द्वारा उत्पादित कुल विद्युत में लगभग 40% का योगदान देता है। साथ ही यह रिएक्टर यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों में से एक है, जो इस क्षेत्र की लगभग 25% ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। इस परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में 6 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर इकाइयां शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की कुल विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर एक प्रकार का लाइट वाटर रिएक्टर होता है, जिसमें मॉडरेटर और शीतलक के रूप में साधारण जल का उपयोग किया जाता है। चूंकि इस रिएक्टर में शीतलक यानी साधारण जल को रिएक्टर कोर में उच्च दाब पर पंप किया जाता है, इसलिए इसे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर कहा जाता है। बता दें कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर प्लांट विश्व में सबसे सामान्य प्रकार का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है और इसमें ईंधन के रूप में कम संवर्धित यूरेनियम या लो इनरिच्ड यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसी देश के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, विशेष रूप से जेनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल फर्स्ट का उल्लंघन है। यह प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन ऑफ वर्क्स एंड इंस्टॉलेशंस कंटेनिंग डेंजरस फोर्सेस से संबंधित है। इसमें गंभीर आपदा उत्पन्न कर सकने वाले स्थानों जैसे बांध, परमाणु विद्युत उत्पादन स्टेशनों आदि पर हमले से रोक लगाई गई है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते लगभग 15 लाख से अधिक लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। लोगों के इस विस्थापन को यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शरणार्थी विस्थापन माना है। इस शरणार्थी संकट को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय संघ के सदस्यों ने वर्ष 2001 के यूरोपियन यूनियन काउंसिल डायरेक्टिव या टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव को सक्रिय करने का फैसला लिया है। इससे यूक्रेन से विस्थापित लोगों के लिए एक अस्थायी सुरक्षा तंत्र स्थापित किया जा सकेगा। दरअसल टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव के तहत विस्थापित लोगों को अस्थायी सुरक्षा देना एक अपवादिक यानी एक्सेप्शनल उपाय है। इसका मकसद गैर यूरोपीय संघ के देशों से विस्थापित उन लोगों को तत्काल और अस्थायी सुरक्षा प्रदान करना है जो संघर्ष के चलते अपने मूल देश में वापस लौटने में असमर्थ हैं। इसके अलावा इस टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव को तभी सक्रिय किया जाता है जब बहुत बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापन से शरणार्थी संकट उत्पन्न होता है। आपको बता दें कि इस टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव को सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप लाया गया था। इस विघटन के चलते वर्ष 1990 के दशक में यूरोप में बड़े पैमाने पर सशस्त्र संघर्ष और जातीय संघर्ष हुए। इन संघर्षों से बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ था, इसलिए यूरोपियन संघ ने इस विस्थापन से निपटने के लिए टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव के तहत विशेष प्रक्रियाओं को स्थापित किया था। इसके तहत यूरोपीय संघ के सदस्य देशों द्वारा विस्थापित लोगों को कुछ अस्थायी सुरक्षाएं देनी पड़ती है। इनमें विस्थापित लोगों को सुरक्षा अवधि तक निवास परमिट देना, आवास की सुविधा उपलब्ध कराना,
चिकित्सा उपचार प्रदान करना, रोजगार तक पहुंच बढ़ाना आदि शामिल है। इसके अलावा टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव में विस्थापित लोगों की उनके मूल देश में वापसी के प्रावधान भी शामिल हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल यानी BBIN समूह के मोटर वाहन समझौते से भूटान के अलग रहने के बावजूद अन्य 3 देशों ने इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक का मकसद तीनों देशों में समझौते को लागू करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करना था। बता दें कि फरवरी 2020 के बाद से मोटर वाहन समझौते पर चर्चा करने के लिए यह BBIN समूह के देशों की पहली व्यक्तिगत बैठक थी। हाल ही में हुई इस बैठक में एक MOU के साथ यात्री और कार्गो मूवमेंट पर 2 अलग-अलग प्रोटोकॉल्स को अंतिम रूप दिया गया, ताकि BBIN समूह के देशों के बीच व्यापार और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिल सके। इस दौरान BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल द्वारा इस MOU पर दस्तखत किए गए, लेकिन भूटान द्वारा समझौते का समर्थन किया जाना अभी बाकी है। दरअसल भूटान की संसद ने सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के चलते इसका समर्थन नहीं करने का निर्णय लिया है। भूटान का कहना है कि उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता कार्बन निगेटिव देश बने रहना है, इसलिए वह इस मोटर वाहन समझौते में शामिल नहीं हो सकता है। हालांकि भारत को उम्मीद है कि भूटान इस परियोजना पर अपना स्टैंड बदल सकता है। बता दें कि बांग्लादेश भारत नेपाल सड़क मार्ग पर यात्री बसों और मालवाहक ट्रकों के कई ट्रायल रन होने के बावजूद 7 साल पुरानी इस परियोजना की प्रगति धीमी रही है। इसके अलावा अभी भी कुछ मुद्दों जैसे बीमा, बैंक गारंटी, मालवाहक वाहनों के आकार और उनकी आवाजाही की आवृत्ति आदि को लेकर समझौते किए जाने बाकी हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल ने मिलकर मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत इन चारों देशों ने अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के राजमार्गों पर अपने ट्रकों और वाणिज्यिक वाहनों की मुक्त आवाजाही को हरी झंडी दी थी। दरअसल इस समझौते का मुख्य उद्देश्य लोगों और सामानों की सीमा पार आवाजाही को सुविधाजनक बनाकर उनके बीच आर्थिक संपर्क को बढ़ाना है। आपको बता दें कि एशियाई विकास बैंक इस परियोजना को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। हाल ही में MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह शिखर सम्मेलन ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में लोगों द्वारा अपने कचरे को पहचानने, इसकी रीसाइक्लिंग की प्रक्रिया के बारे में जानने और रीसाइक्लिंग के सही तरीकों को अपनाने आदि पर चर्चा की गई। साथ ही सम्मेलन के दौरान प्लास्टिक कचरे से जुड़ी चुनौतियों, संभावित समाधानों और अवसरों के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि यह सम्मेलन प्लास्टिक उद्योग और रीसाइक्लिंग क्षेत्र में नए रोजगार के अवसरों का सृजन करने में एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा यह भारत सरकार की मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान जैसी पहलों की सफलता में भी अहम भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर MSME मंत्रालय ने 2 पहलों संभव और स्वावलंबन को भी शुरू किया है, जिनका उद्देश्य देश के युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। बता दें कि संभव राष्ट्रीय स्तर का एक जागरूकता कार्यक्रम है, जिसे MSME मंत्रालय द्वारा पूरे देश के लगभग 1300 कॉलेजेस में वेबिनार मोड में आयोजित किया जा रहा है। जबकि स्वावलंबन अभियान के तहत 46 आकांक्षी जिलों में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जा रहा है, जिनका मकसद युवा आबादी में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और मंत्रालय की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। गौरतलब है कि देश के भीतर प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने और प्लास्टिक कचरे को फैलने से रोकने के लिए 2016 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम लाए गए थे। इनमें प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन हेतु स्थानीय निकायों, अपशिष्ट उत्पादकों, खुदरा विक्रेताओं आदि के लिए कुछ जिम्मेदारियां तय की गई थी। इसके अलावा हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोकथाम के लिए सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 भी जारी किए हैं। इन नए नियमों में EPR या एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कड़ाई से पालन करना और प्लास्टिक्स को 4 कैटेगरीज में रखा जाना शामिल है।
चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के एक पेलोड चेज 2 यानी चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने चंद्रमा के बाहरी मंडल में ऑर्गन 40 के वितरण का पता लगाया है। साथ ही इसके द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन से चंद्रमा के बाह्य मंडलीय तत्वों की गतिशीलता के बारे में जानकारी मिली है। इसके अलावा इसने चंद्रमा की सतह के कुछ मीटर नीचे होने वाली रेडियोजेनिक गतिविधियों का भी पता लगाया है। हालांकि अपोलो 17 और लेडी यानी लूनर एटमॉस्फेयर एंड डस्ट एनवायरनमेंट एक्सप्लोरर जैसे मिशनों ने भी चंद्रमा के बाह्य मंडल में ऑर्गन 40 की मौजूदगी का पता लगाया था, लेकिन इनके द्वारा किया गया ऑब्जर्वेशन चंद्रमा के निकट भूमध्य रेखीय क्षेत्र तक ही सीमित था, जबकि चेज 2 के द्वारा चंद्रमा के भूमध्य रेखीय और मध्य अक्षांश दोनों क्षेत्रों में ऑर्गन 40 की दैनिक और स्थानिक भिन्नता का पता लगाया गया है। गौरतलब है कि ऑर्गन 40 नोबल या अक्रिय गैस ऑर्गन का एक आइसोटॉप है। नोबल गैसें सतह बाह्य मंडलीय इंटरैक्शन की प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेसर के रूप में कार्य करती हैं। इसलिए ऑर्गन 40 चंद्रमा के बाह्य मंडलीय तत्वों की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेसर परमाणु है। ऑर्गन 40 चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद पोटेशियम 40 के रेडियोएक्टिव डीके यानी रेडियोधर्मी विघटन से उत्पन्न होता है और एक बार बनने के बाद प्रसारित होकर चंद्रमा के बाह्य मंडल तक पहुंच जाता है। आपको बता दें कि चेज 2 इसरो के चंद्रयान मिशन 2 के ऑर्बिटर में लगा एक क्वाड्रोपोल मास स्पेक्ट्रोमीटर है और चंद्रयान 1 मिशन के मून इंपैक्ट प्रोब पर किए गए चेज एक्सपेरिमेंट की अगली कड़ी है। यह स्पेक्ट्रोमीटर चंद्रमा के बाह्य मंडल को स्कैन करने में सक्षम है तथा इसका प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा के बाह्य मंडल की संरचना, इसके वितरण और इसकी परिवर्तनशीलता का अध्ययन करना है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ताजमहल आजकल चर्चा में है। यह सुर्खियों में तब आया जब प्रधानमंत्री ने पिछले साल काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया। दरअसल इस दौरान प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा की और मंदिर को साफ रखने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। लेकिन इसके बाद कई न्यूज चैनल्स पर मुगलों की आलोचना करते हुए ऐसी चर्चाएं होने लगी कि प्रधानमंत्री जी ने तो मंदिर के सफाई कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा की, जबकि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले लोगों के हाथ कटवा दिए थे। दरअसल ताजमहल के बारे में एक कथा या मिथक यह है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करने वाले मजदूरों के हाथ काटने का आदेश दिया था ताकि इसके जैसा कोई और स्मारक ना बन सके। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मात्र एक प्रसिद्ध अर्बन मिथ या शहरी मिथक है। यह साबित करने के लिए कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है जो बता सके कि शाहजहां द्वारा ऐसा किया गया था। गौरतलब है कि शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। यूनेस्को ने इसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला की उपलब्धि माना है। यूनेस्को का मानना है कि अरबी लिपि के कई ऐतिहासिक शिलालेखों से ताजमहल के निर्माण की जानकारी मिलती है। इन शिलालेखों से पता चलता है कि इसके निर्माण के लिए पूरे मुगल साम्राज्य के साथ साथ मध्य एशिया और ईरान से भी राजमिस्त्रियों, वास्तुकारों, कारीगरों और मजदूरों की मांग की गई थी। इन्हें मुगल बादशाह द्वारा उनके विशेष कार्यों के लिए पर्याप्त सम्मान भी दिया गया था। साथ ही मुगल लेखा पुस्तकों और अभिलेखों में अता मोहम्मद, शाकिर मोहम्मद, मुल्तान मोहम्मद सज्जाद जैसे राजमिस्त्रियों के वेतन की जानकारी भी मिलती है। इसके अलावा अमानत खान, जो मूल रूप से ईरान के एक कैलीग्राफर थे, उन्हें ताजमहल पर कैलीग्राफी डिजाइन का काम सौंपा गया था। उनके काम से प्रभावित होकर शाहजहां ने उन्हें मनसब भी दिया था। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से यह भी पता चलता है कि शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के दौरान वास्तुकारों और पर्यवेक्षकों के साथ अनेक बैठकें की और कारीगरों और श्रमिकों को उनके प्रयासों और कड़ी मेहनत के लिए सम्मानित भी किया। इस प्रकार शाहजहां के ऐतिहासिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि ताजमहल का निर्माण करने वाले मजदूरों के हाथ काटने की बात बस एक अफवाह है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चंद्रयान 2 पेलोड चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने पृथ्वी के बाह्य मंडल में ऑर्गन 40 के वितरण का पता लगाया है। 2.
ऑर्गन 40 नोबल या अक्रिय गैस ऑर्गन का एक आइसोबार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल या BBIN मोटर वाहन समझौता वर्ष 2014 में लाया गया था। 2, एशियाई विकास बैंक इस परियोजना को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, केंद्रीय निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य सौंपा गया है। 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 में पंचायतों के चुनाव का प्रावधान किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में मॉडरेटर तथा शीतलक के रूप में साधारण जल का उपयोग किया जाता है। 2, इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। पांचवा और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में खनन क्षेत्र को विनियमित करने के लिए खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम को वर्ष 1957 में लाया गया था। 2, यह अधिनियम परमाणु खनिजों और सेकेंडरी खनिजों को छोड़कर सभी खनिजों पर लागू होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.dristhias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोएडा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स में एक वर्कशॉप चिंतन शिविर हील इंडिया का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने वाली नीति लाने के लिए चर्चा करना था। साथ ही वर्कशॉप के दौरान भारत में चिकित्सा पर्यटन, भारतीय पारंपरिक चिकित्सा और कल्याण प्रणालियां, स्वास्थ्य बीमा की क्षमता और डिजिटल स्वास्थ्य आदि पर गहन विचार विमर्श भी किया गया है। भारत की स्कूली शिक्षा पर शिक्षा मंत्रालय ने एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस या UDICE प्लस 2020-21 पर रिपोर्ट जारी की। गौरतलब है कि UDICE प्लस विद्यालयों से ऑनलाइन डेटा संग्रह की प्रणाली है, जिसे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 में विकसित किया था। मौजूदा रिपोर्ट साल 2020-21 के लिए विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात यानी PTR, नामांकन में बढ़ोतरी, गैर शिक्षण कर्मचारियों की संख्या व विद्यालयों की अवसंरचना में हुए सुधारों पर प्रकाश डालती है। इसके अलावा यह रिपोर्ट कोविड-19 महामारी के नामांकन पर हुए प्रभाव आदि को भी संदर्भित करती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के लिए स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को आगे जारी रखने की मंजूरी दे दी है। साथ ही इसके लिए लगभग 3200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। बता दें कि यह योजना भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए मासिक पेंशन प्रदान करती है और उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके पात्र आश्रितों को भी निर्धारित मानदंडों एवं प्रक्रिया के अनुसार पेंशन दी जाती है। इसे गृह मंत्रालय के स्वतंत्रता सेनानी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ओडिशा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष यानी IMI 4.0 के तहत कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ सफल टीकाकरण के अलावा 90.5% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। बता दें कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 3 राउंड्स में देश के 33 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों में संचालित किया जा रहा है। साथ ही इस मिशन को माताओं और बच्चों के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में एक कदम के रूप में लक्षित महिलाओं और बच्चों के पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी।
हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। यह योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत किसी भी नागरिक को एक असंगठित श्रमिक की ओर से प्रीमियम राशि का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करती है। इसके तहत कोई भी नागरिक अपने घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों, देखभाल करने वालों, नर्सों आदि के श्रम योगी मानधन योजना की प्रीमियम भर सकता है। बता दें कि श्रम योगी मानधन योजना को असंगठित श्रमिकों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने MSME आइडिया हैकाथॉन 2022 के साथ MSME इनोवेटिव स्कीम का शुभारंभ किया। इन पहलों से उद्यमियों को नए उद्यम विकसित करने में मदद मिलेगी। बता दें कि यह स्कीम MSME क्षेत्र के लिए एक नई अवधारणा है और इसमें 3 उपयोजनाएं इंक्यूबेशन, डिजाइन और IPR शामिल हैं। इंक्यूबेशन उपयोजना का प्राथमिक उद्देश्य MSME क्षेत्र में रचनात्मकता को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।